नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल दृढ़ संकल्प और साहस की मिसाल है, बल्कि आत्मविश्वास की वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर कठिनाई के बीच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसे सुनकर आपका दिल भी यही कहेगा कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा हमारे राह में नहीं टिक सकती। तो चलिए इस प्रेरणा से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोकेश जी के सफर की प्रेरणादायक कहानी। अपने पहले प्रयास में डीएसपी, दूसरे में एटीओ, आखिर तीसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनकर उन्होंने न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप जो देख पा रहे होंगे ये लोकेश जी का घर है। तो लोकेश जी, सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। छोटे से गांव से और डिप्टी कलेक्टर तक बनने तक का सफ़र कैसा रहा और उससे पहले की क्या परिस्थिति रही? सर, मेरी प्राथमिक स्कूलिंग मेरे गांव में ही हुई है, जो हम आगे देखेंगे भी, स्कूल भी जाएंगे। और मेरी माध्यमिक स्कूल एक पड़ोसी गांव बिछोला में हुई है, जहां पर मुझे नदी पार करके स्कूल जाना होता था। और साथ ही साथ मेरी जो हाई स्कूल है वो हरदा ज़िले से हुई है, तो मुझे बस से अप डाउन करना होता था। हरदा और मेरे गाँव के बीच में 25 किलोमीटर की दूरी है। उसके लिए सुबह में बस से 8 बजे निकला करता था और वापस रात को 8 बजे या 9 बजे लौटता था। और फिर बाद में मुझे पढ़ाई करनी होती थी, तो कहीं ना कहीं एक लंबी ट्रेवलिंग के पश्चात मैं स्कूल जाया करता था और उस थकान के पश्चात भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी। एक समय एक परिस्थिति ऐसी थी कि जब मैं इंदौर से वापस आया, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने चीज़ घर पे बताई और फिर भाभी आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं मेरा मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए दे देती हूँ, और आप गिरवी रख कर जो भी पैसे मिलते हैं उसके लिए आप आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर चले जाइए। तो ये गिरवी रखने में हरदा जा रहा था और मैं गाड़ी पर पीछे बैठा था, तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत कठिन पल था। और एक समय मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे थे कि मैं एक महिला का, उसका सुहाग गिरवी रखने जा रहा हूँ, जो मतलब उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। पर मेरे साथ ये था कि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक दायित्व भी क्रिएट कर रहा था कि इतने बड़े समर्पण के साथ वो मुझे ये चीज़ अवसर दे रहे हैं इतनी कठिन परिस्थिति में, तो मैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करूं। जब मैं इंदौर था और एक बार मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो मेरा एक दोस्त जो इसी गांव में रहता था वो इंदौर आ रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, और मेरी मम्मी खेती बाड़ी जो सब्जियां बेचती थी, तो उनसे जो इनकम होती थी वो उनके पास रखी थी। तो मैंने कहा कि पैसे भिजवा देना। तो मम्मी के पास 700 रुपये थे, तो उन्होंने दोस्त को दे दिए और उसने आकर के मुझे इंदौर दिए। और अगले दिन जब मैंने बात की तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा कि आपने पैसे क्यों भेज दिए, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, पर तेरी पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि तेरी पढ़ाई किसी वजह से रुक जाती है तो जो हमारी एकमात्र उम्मीद है, एकमात्र आशा है, वो समाप्त हो जाएगी। पूरी जर्नी में इंदौर और भोपाल में कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि कई बार पैसे नहीं होते थे मेरे पास। तो मेरे दोस्त हमेशा आगे आए, मेरा दोस्त शुभम गौर और मेरे भैया अरुण भैया, इन्होंने आगे आकर मदद की। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती थी तो अधिकांश खर्च उन्हीं के द्वारा उठाया जाता था। एक बार कंडीशन ऐसी भी आई कि मैं इंदौर में था और 24 सितंबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला था। मेरे फ्रेंड ने कहा कि यदि मैं ब्लैक में टिकट ले आता हूँ किसी तरीके से लाइन में लग करके, तो
मैं जो भी ऊपर के 200-400 रुपये रहेंगे मैं उसे मुझे मिल जाएंगे। उसके लिए मैं भंवरकुआं से रात को 12 बजे होलकर स्टेडियम गया पैदल, और अगले दिन 4 बजे तक लाइन में लगा रहा, परंतु मुझे टिकट नहीं मिली। और जब भीड़ काफ़ी अग्रेसिव हो गई तो पुलिस का एक डंडा खाना पड़ा मुझे। और जब मैं उस चीज़ से बाहर निकला तो ये मैंने फ़ील किया कि इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यदि मैं संघर्ष नहीं करूँगा तो मैं बिखर जाऊँगा, और यदि मैं अच्छी मेहनत करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं एक आदर्श के रूप में स्थापित भी हो सकता हूँ। सिविल सर्विस में आने के लिए प्रेरित किसने किया आपको? सर मैं 11th क्लास में एक प्राइवेट स्कूल में था, और जब मैं 11th ख़त्म करने को की स्थिति थी तब मेरी घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं आगे उस स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो 12th में मुझे एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लेना था, और एक्सीलेंस स्कूल के पैरामीटर होते हैं कि एडमिशन हमेशा 9th और 11th कक्षा में ही होते हैं। तब मैं प्रिंसिपल सर के पास गया तो उन्होंने कहा कि यदि आपको एडमिशन लेना है तो कलेक्टर सर से अनुमति लेनी होगी, और उसके लिए मैं जन सुनवाई में गया, और जन सुनवाई में तत्कालीन कलेक्टर रजनी श्रीवास्तव जी ने मेरी मदद की, और उनके आदेश से मेरा एडमिशन हो पाया। और जब मैंने ये अनुभव किया कि एक अधिकारी होने के तौर पर उन्होंने मेरी मदद की, तो मैं भी कई हज़ारों लोगों तक जो गरीब वंचित वर्ग है वहाँ तक पहुँच करके उनकी मदद कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना और इसमें करियर बनाना उचित समझा। कई बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना मेरा चाहिए? सोच है कि उनको भी वो भी अच्छे पढ़ लिख कर ऐसी नौकरी लगे तो और अच्छा रहे। आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर बना, इतने संघर्ष किया आपने और आज सफलता मिली, तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बना और बहुत परेशानी उठाई उसने। मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा, पर बहुत नाम रोशन कर दिया हमारा दोनों पति का। तो कुछ बताइए अपने बारे में। खुद बताइए, बच्चे का जब लेटर आया वो जब हमको खुशी हुई तो मैंने उसको पापा को बताई, मैंने कोई बच्चा पास हो गया और बच्चा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो बोले तू रो क्यों रही, अच्छा से तो बोल। बोले क्या हो गया, मन की डिप्टी कलेक्टर बन गया हुआ। तो मेरा बेटा के बारे में मेरे को बहुत खुशी हुई और मैंने पैसे में बहुत मदद करी, पीछे बाड़ी लगाई, सब्जियाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 3 लड़का 1 लड़की। अच्छा, और बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया क्या? सबको पढ़ाए, पर 8वीं पढ़े और मना कर दिए। अच्छा, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि 1 को निकालेंगे 3 को रख लेंगे। जिसकी मर्जी हो वो निकलो, जिसकी मर्जी हो, थोड़ी सी जमीन है उसमें खरो और खाओ, बस ये सुविधा है। जिसको निकलना है बहुत मुसीबत से, बहुत आफत से पड़ा उसने, वो निकल गया। पापा जी क्या नाव चलाते थे? पापा जी नाव चलाते थे, उन्होंने भी बहुत पैसे जोड़ के और बच्चे की मदद करी, और इनसे लड़ाई करके कि भाई खेती के जितने पैसे अपन कम खाएंगे, अपना पेट में कोई देखेगा नहीं कि अपना दलिया खाया, पर बच्चे को अपन का जो व्यवस्था है वो तो करना ही पड़ेगी। क्या नाम है छोटू? अंकित। अंकित नाम है। अब तुमको क्या बनना है? डीएसपी। डीएसपी बनना है। डीएसपी क्यों बनना है? चाचू भी है डीएसपी। चाचू डीएसपी है? अब तो चाचू डिप्टी कलेक्टर बन गए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd क्लास में। अच्छा, आपका क्या नाम है? रिजा। आपको क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है आपको भी? अच्छा, आपको क्या बनना है? पुलिस। सबको पुलिस बनना है? पुलिस बनना है छोटू? अब देखिए कि एक व्यक्ति का जब चयन हो जाता है घर में, पहले लोकेश जी का चयन डीएसपी के पद पे हुआ था, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बने। तो वर्दी में देखा होगा तो सबके मन में एक चीज है कि अब हमको भी पुलिस बनना है, चाचा डीएसपी बने तो। अच्छा, मेरा नाम अनिल छापरे है और जो मेरे छोटे भाई हैं लोकेश छापरे, जो उन्होंने अच्छी मेहनत की है और सफलता हासिल की है। इसी प्रकार हमारे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करेंगे और आगे कुछ बनेंगे। आप लोकेश जी की भाभी हैं? भाभी हूँ। लोकेश जी ने मुझे एक स्टोरी बताई थी। एक टाइम ऐसा था मेरे घर में पैसे नहीं थे, तो मेरी भाभी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया था मेरे लिए। हाँ, रखा था ना। वो पैसे की थोड़ी दिक्कत आती थी तो रख देते हैं, पैसे की जरूरत जरूरी है, सामान तो क्या कभी भी वापस आ जाएगा, इसलिए हमने रख दिया। तो आपको आज एक रिजल्ट भी मिल गया है? हाँ, रिजल्ट भी मिला और बहुत अच्छा महसूस हो रहा, मतलब कि हमारा देवर डिप्टी कलेक्टर बने, बहुत अच्छा लग रहा। सब लोग बधाई देते हैं, बोले आपका देवर
डिप्टी आपके गाँव कलेक्टर में भी नाम हो गया है। हाँ, मेरे मायके में भी सब लोग बड़ाई करते हैं, बोले आपके देवर बहुत अच्छे पढ़े, मेहनत की, संघर्ष किया तो उनको फल भी मिला। आप छोटी भाभी हैं? मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, आप बड़ी भाभी हैं, वो छोटी। हाँ, मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, घर का काम ही करती हूँ। अच्छा, ये घर का काम हाँ। करती हैं। आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे को पढ़ा रहे, एक क्या भोपाल बनाना है? रहता है, एक नहीं रहती है। अच्छा, क्या नाम है गुड़िया? आरू से छाप रहे। अच्छा, तुमको क्या बनना है? मेरे को वकील बनना है। वकील बनना है? हाँ, किसने बताया वकील बनने का? मेरे को अच्छा, आप नाव कब से चला रहे हैं? काफ़ी दिन से चला रहे हैं, अच्छा, 5-25 साल से चला रहे हैं। तो नाव चलाकर आपने बच्चों को पढ़ाया हाँ। और इतना संघर्ष किया। हाँ, नाव चलाते 24 घंटे चलाते थे, कभी कोई रात में काम पड़ जाता चलाते थे। अच्छा, और आजू बाजू के गांव वालों ने भी अच्छा सहयोग दिया हमारे को। अच्छा, हाँ, मैं बहन हूँ, मेरे से छोटे वाले भाई है। अच्छा, आपसे छोटे हैं? हाँ, मैं शादी हुए, भाई पढ़ रहे थे, आप कौन सी क्लास तक पढ़ी? मैं तो 5वीं तक पढ़ी पांचवी, हूँ। उसके बाद नहीं पढ़ी मैं। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे। अच्छा, तो आपकी भी अब इच्छा होगी कि भाई डिप्टी कलेक्टर बनेगा तो बच्चे भी कुछ बनेंगे। हाँ, बनाएंगे, नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे, पढ़ाएंगे उनको भी। बच्चों को क्या बताती, मामा की तरह पढ़ना है? हाँ, मामा की तरह पढ़ना है। चलिए, जब घर में कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो उसका एक उदाहरण पेश करते कि हाँ, उस जैसा बनना है, तो इसलिए आप भी बने तो आप भी एक उदाहरण के तौर पे जाने जाएं, गांव में, रिश्तेदारियों में, घर में, सभी जगह। लोकेश जी के आप कौन है? मेरे साला जी है। अच्छा, आप जीजा जी हो? जी आजी हूँ। आप क्या करते हैं आप? खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साला जी ने तक कष्ट करके और डीएसपी बने, डिप्टी कलेक्टर बने, जो हमको इतनी खुशी हुई कि पूछो। और गांव पे पूछते हैं हमारे कि आपका साला जी डिप्टी कलेक्टर बनने में मिलवाए भी, 1-2 जने से परिचय हुए अच्छे। ये बड़े भैया जी हैं। हाँ। तो इनसे भी बात करेंगे। नाम क्या है आपका? सुनील छापरे। सुनील छापरे जी हैं। अब बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे आप? बच्चे को जो उनकी शिक्षा से जो बन जाए वो। ये बहुत अच्छी बात कही। नहीं तो लोग किस टाइप से क्या बोलते हैं कि घर में कोई एक व्यक्ति या डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बना है तो बच्चों को भी थोप देते हैं कि आपको भी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है। जबकि है कि जो बच्चे करना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें या डॉक्टर बनना चाहें, तो जो बनना है वो उनकी इच्छा के अनुसार है, उनकी इच्छा के अनुसार। जी तो अभी उनको पढ़ा रहे हैं आप? जी, पढ़ रहे हैं। एक भोपाल पढ़ रहा है 10वीं, एक गुड़िया यहीं पे आरू से छापरे जो मांगरूल स्कूल जाती है, वो माध्यमिक तो एकेडमी अभी आप स्कूल क्या में। करते हैं? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी नाव चलाते थे। अब नाव हमारी बंद है अभी इस हाल फिलहाल में। हम आपको वह प्राथमिक विद्यालय दिखाएंगे जहाँ से इन्होंने कक्षा 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। यह स्कूल इनके घर से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर है। सर, घंटी बज जाया करती थी, जैसे ही घंटी बजती थी तो बस आने में 30 सेकंड लगा करते थे घर से और स्कूल की दूरी के बीच में, और बीच में जाना भी होता था तो बहुत आसानी से जा पास में पाते भी थे। था, जैसे लंच हुआ तो घर पे तुरंत खाना खाया। हाँ जी सर, जैसे ही छुट्टी होती थी मैं तुरंत घर पे पहुंच जाता था और बीच में टीवी देखना या फिर कुछ करना हो या फिर बीच में हम क्रिकेट भी खेल लिया करते थे। गवर्नमेंट स्कूल से भी अधिकारी बन सकते हैं? जी सर, निश्चित तौर पे बन सकते हैं। और प्राइमरी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल भी रहता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उससे सीखकर हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, इस साइड भी दिखाएंगे आप, कितना बड़ा गांव है ये? सर, ये लगभग 700-800 आबादी का गांव है और अभी इंदिरा सागर बांध के कारण विस्थापन हो गया, बाकी थोड़ा और बड़ा था पहले। और उन्हीं के इसी गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। यहीं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इनका क्लासरूम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लासरूम वगैरह भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, फिर हम बच्चों से भी मिलवाएंगे और देखेंगे कि देखिए बच्चों को भी एकदम जब कोई बन जाता है, आप मिलने आए होंगे आपके बच्चों से पहले? बनने के बाद मिल चुका हूँ मैं बच्चों से। तो बच्चों को भी कि हमको भी बनना है, उनके अंदर भी एक वो रहता है, छोटे छोटे अपन बच्चों से बात करे थे घर में, उनको भी पुलिस बनना है। जी सर, निश्चित तौर पर हम किसी स्कूल में जाते हैं, बच्चे हमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम भी बन सकते हैं। उन्हें हम करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं कि आप क्या क्या बन सकते हैं, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, सारी चीज़ें। मैं इसी कहीं कोने में बैठकर पढ़ा करता था और
वहाँ से एक उम्मीद की किरण बनकर आना और यहाँ तक पहुँचना एक लंबी स्टोरी, एक जर्नी रहती है हर छात्र के लिए, जिस प्रकार मेरे लिए रही है। स्कूल मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि आप कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी लगन और तत्परता अपने अपने लक्ष्य के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। वो एक लाइन है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जी सर, बिल्कुल बहुत शानदार पंक्ति कही आपने, निश्चित रूप से। तो चलिए अब बच्चों से मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? पहचाना आपने? मैं आया था पहले? अच्छा, अरे वाह। कौन है ये, जानते हो आप? कौन है, बताओ। क्या क्या बन गए हैं ये अभी? किसको बनना है डिप्टी कलेक्टर? खड़े हो जाओ जल्दी। किस किस को बनना है डिप्टी कलेक्टर? जल्दी। पुलिस किसको बनना है? डीएसपी किसको बनना है? पुलिस बनना है? डॉक्टर किसको बनना है? डॉक्टर पुलिस में बनना है आप? अरे वाह। डॉक्टर किसको बनना है? डॉक्टर बनना है। हो सकता है कि आगे चल के यहाँ से भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, डॉक्टर भी निकलेंगे, क्योंकि लोकेश जी भी कहीं ऐसे कोने में बैठे रहते थे। जी सर, मैं जनरली कोने में ही बैठा रहता था और यही स्कूल था, जगह भी यही है, स्थान भी यही है। मैं पुलिस बनूंगा। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस। कौन सी क्लास में हो आप बेटा? जेई। यही क्लास में हो? अनार का। हाँ सुनाओ। आम का। हाँ। इमली का। हाँ। ईख का। हाँ सुनाते जाओ। उल्लू का। बोलो बोलो। ऊन का। ऋषि का। आपके जैसा मैं भी इन्हीं कक्षाओं में पढ़कर आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी मेहनत करेंगे, जो सर पढ़ाते हैं उस पर फोकस करेंगे, जो होमवर्क देते हैं वो करके लाएंगे, और निश्चित तौर पर आप जहाँ जो बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई मीडिया फील्ड में जाना चाहता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं आप पहुँच जाएंगे। बस आप ईमानदारी से पढ़िए और जब भी टाइम मिले आप खूब खेलिए, ठीक है? आपको क्या बनना है? पुलिस। तुमको भी पुलिस बनना है क्या? हाँ। ये लीजिए, एक एक उठा लीजिए सब। अच्छा, हाँ ले लीजिए। अपना अपना नाम भी बताते जाइए। क्या लेके आए थे टिफिन में? खाने। है ना? खा लिया? हो गई आपकी? इधर निकालो, कितना बड़ा है। और क्या रखा है आनंद इसमें भी? बैग में? अरे वाह। आपका नाम? अच्छा। रुक जाओ। अरे खाली कर दिया। क्या लेके आए थे आज? जाती। और इसमें कौन कौन सी किताबें रखी हैं आपकी? अच्छा, ये किताब है आपकी। कौन सी सब्जेक्ट की किताब है? कौन सी है? इंग्लिश। अच्छा, ये आपने लिखी हैं सारी चीज़ें? पक्का? हम आपको उन रास्तों से लेकर चलेंगे जहाँ से होकर लोकेश जी मिडिल स्कूल जाया करते थे। यह सफ़र आसान नहीं था। गांव के कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने के बाद उन्हें नाव से नदी पार करनी पड़ती थी। लगातार 3 साल तक उन्होंने इस कठिन मार्ग को पार किया। इसी रास्ते से होते हुए मैं स्कूल जाया करता था। मुझे वो पुरानी यादें, अब ये इस रास्ते पर चलता हूँ जब भी, तो वापस मैं उन्हें याद कर पाता हूँ और उस जो भी स्ट्रगल देखा है उसको अनुभव कर पाता हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं वो कर पाया। मेरे माता पिता, इसीलिए हम फिर से वो इसी जगह आए कि वो याद है हम कैमरे में भी रिकॉर्ड कर सकें। जी सर, निश्चित तौर पर। और मेरे लिए भी ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है जब इस रास्ते से जाते हुए मैं उन पलों को अंदर से अनुभव कर पा रहा हूँ। और निश्चित रूप से कई छात्र ऐसे हैं जो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए वो एक सपने देखते हैं। उनके लिए एक, यदि मैं छोटा सा प्रेरक भी बन सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नदी यही है? हाँ सर, ये अजनाल नदी है, ये माँ नर्मदा की सहायक नदी है। स्कूल कहाँ पे है? सर स्कूल इस नदी के काफ़ी आगे है। ये नदी क्रॉस करने के 2 किलोमीटर बाद, 2-2.5 किलोमीटर के आगे उस पार माध्यमिक स्कूल पड़ती है जहाँ मैं जाया करता था। लोकेश जी, आप इस नाव में बैठे हैं, इससे स्कूल भी जाते थे और आपके पिताजी भी नाव चलाते थे, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने पूरी जर्नी देखी है। मैं मिडिल स्कूल इसी नाव से उतर के जाया करता था, तो उस लम्हे को वापस दोबारा देख रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा ने इतना स्ट्रगल किया। और जब मैं देखता था उन्हें कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे हाथ से चप्पू चला करके वो उतारा करते थे और इतनी मेहनत करते थे, तो मेरे लिए भी एक प्रेरणा सोर्स बने वो कि जब वो इतनी मेहनत, इतनी धूप में, इतनी बारिश में, इतनी ठंड में नाव चलाकर हम यदि पढ़ाई करवा रहे हैं, हमें मेरी सहायता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा रिज़ल्ट का परिणाम देना मेरे ऊपर था। और उसी परिणाम के लिए मैंने जितनी हो सकी मेहनत करने का प्रयास किया, और आज रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो काफ़ी खुशी होती है मुझे। कितने साल इस पार से उस पार स्कूल गए आप? मैं इस पार से उस पार लगभग 3 साल गया हूँ। 6 से लेकर 8 तक मैंने यहीं पर पढ़ाई की, इस नदी को पार कुछ करके। लोगों ने तो इसी कारण पढ़ाई छोड़ दी होगी कि स्कूल नदी पार करके जाना है। जी सर, कुछ जो छात्र थे 5वीं में ही छोड़ देते थे स्कूल, क्योंकि नदी पार करके स्कूल जाना होता था। और कुछ स्टूडेंट 8th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ से और कहीं स्कूल जाना पड़ता था। तो यहाँ आसपास केवल 8th तक ही स्कूल थी। परंतु ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे भैया और माता पिता ने मुझे आगे तक भेजा, मुझ पर भरोसा किया, और मेरे करियर के लिए जो बन सकता था वो सब किया। इसमें जैसे कभी आप आते होंगे नदी में नहाने वगैरह, इधर तो नहाते नहीं होंगे वैसे? हाँ, जब पानी कम हुआ करता था तो हम पेड़ नदी के जो तट पे लगा रहता है उससे नदी में कूदा करते थे। अच्छा, पेड़ से चढ़ के? हाँ, पेड़ से चढ़ के नदी में जो डाइविंग होती है ना, नदी में डाइविंग, तो वो किया करते थे हम बचपन में हमने नदी में बहुत नहाया, काफ़ी अच्छा लगता था। तो पहली बार आप गांव से कब निकले पढ़ने के लिए? पहली बार मैं 9th क्लास में निकला, जब मैं गांव में और आसपास जो अधिकतम स्कूल है वो 8th क्लास तक के लिए ही अवेलेबल है, और 8th के बाद मुझे बाहर जाना पड़ा, तो फिर मैंने हरदा में एडमिशन लिया। जब आप यहाँ से इंदौर गए थे, हाँ। तो शुरुआत में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? सर, जब मैं यहाँ से इंदौर जा रहा था तो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं था। घर वालों ने कहा था कि 1 साल बाद चले जाना, पर मेरी इच्छा थी कि मैं उसी साल इंदौर जाऊँ। तो घर इंदौर भेजने के लिए और आगे सस्टेन करने के लिए पैसे नहीं थे, तो पापा मम्मी ने कहा कि जो घर पे खाने के गेहूँ होते हैं और जो कुछ बोने के होते हैं, एक छोटे किसान के तौर पर जो घर पे 8-10 क्विंटल गेहूँ रखे थे, तो मैं खुद उन्हें बेचने गया। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक सबक था कि मेरे घर वाले इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद मुझे बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो मेरा प्राथमिक और सर्वोपरि दायित्व है कि मैं पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहूं और अच्छा परिणाम दूं। उसके बाद भी आपको आगे कई ऐसी आर्थिक समस्या आई होंगी, उस वक्त आपने इन चुनौतियों से कैसे पार किया? सर, इंदौर में एक निम्न मध्यम परिवार के स्टूडेंट को रहना मुझे लगता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। वही चुनौतियाँ मुझे देखने को मिली। कई बार रूम हॉस्टल के खर्च नहीं निकल पाते थे, तो फिर मैंने 1-1.5 साल तक पार्ट टाइम जॉब की और उस जॉब के साथ अपना खर्च निकाला और आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और कभी कभी आर्थिक दिक्कतें ज़्यादा आ जाती थी, तो मेरे सीनियर ललित भैया मुझे आर्थिक मदद करते थे और अरुण भैया मेरी मदद किया करते थे। लेकिन जब हम पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होता होगा, तो आपको क्या लगता है कि जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कोई छात्र आर्थिक रूप से सक्षम है तो फिर उसे पार्ट टाइम जॉब करने से बचना चाहिए, और यदि कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके लिए खर्च वो दे पाने में सक्षम नहीं है, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, पर वह जॉब करे जो उसके पढ़ाई में पॉजिटिव प्रभाव डाले। जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, तो जो कोचिंग वगैरह होती है उनके कंटेंट डेवलपर के रूप में काम करता था, और जो मैगज़ीन में त्रुटियां होती हैं उनमें सुधार, बुक को एडिट करना, इस तरीके के काम में किया करता था। तो मैं वो कहीं ना कहीं एक मेरे आर्थिक रूप से भी सहायक थी और मेरे शैक्षणिक रूप से भी मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई। जब पहला रिजल्ट आया आपका एमपीपीएससी का सबसे फर्स्ट बार, तो उस वक्त क्या महसूस हुआ था? सबसे पहले आपने किसको बताया था? और सर, डीएसपी जो 2019 का रिज़ल्ट आया था, तो रात को 12 बजे रिज़ल्ट आया था, और मैंने अपने दोस्त से कहा, शुभम गौर से, कि वो रिज़ल्ट चेक करे। उसने जैसे ही रिज़ल्ट चेक किया, ऊपर लिखा था डिप्टी कलेक्टर,
पर उसमें सामने अनुपूरक भी लिखा था। तो फिर मैंने सोचा कि उसने बोला कि डिप्टी कलेक्टर, तो मुझे लगा कि मैं बन गया हूँ जो फाइनली मैं चाहता था। फिर देखा तो वेटिंग में नाम था, और फिर फाइनली उसने बताया कि मैं डीएसपी बना हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी जो मेरे पास थी, फिर मैंने उन्हें बताया तो काफ़ी खुश हुए। फिर मैंने अपने पिताजी को इन्फॉर्म किया, साथ ही साथ मैंने अपनी दीदी ऋचा गुप्ता को इन्फॉर्म किया, और फिर आगे तो सब तक बात थोड़ी समय में पहुंच चुकी थी। पहली पोस्टिंग कहाँ मिली थी आपको डीएसपी की? सर, डीएसपी के तौर पर मेरी पहली पोस्टिंग मुरैना मिली थी, और मैं 6 महीने तक एज ए डीएसपी रहा, और उसके पश्चात मेरी ट्रेनिंग भूरी में हो रही थी, और उसी समय डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट आया। मुरैना के बारे में आपने काफ़ी पहले सुन रखा होगा जी। पोस्टिंग से पहले, जी। और फिर आपने वहाँ पे कार्य करने का भी मौका मिला, तो जी। क्या पाया, कैसा लगा? जब मुझे पहली बार जॉइनिंग लेटर मिला रविंद्र भवन में, तो जब मैंने देखा कि मुरैना है, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, तो उन्होंने कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण प्लेस है, वहाँ जॉब करना इतना आसान नहीं है, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर कोई दहलाती है, सूरमा विचलित नहीं होते। तो उन्हीं पंक्तियों को लेकर मैं आगे बढ़ा कि यदि मुरैना वो एक टफ सिचुएशन मानी जाती है प्रशासनिक दृष्टि से, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैं वहाँ गया तो मेरे लिए इतना अनुकूल वातावरण मिला, सारे स्टाफ से भी काफ़ी सपोर्टिव था, आम लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ का कल्चर भी काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? कितने दिन तक ट्रेनिंग कर पाए, उस वक्त रिजल्ट आ गया? सर, मैं परफेक्ट 2 महीने ट्रेनिंग कर पाया। 24 अप्रैल को मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और 24 जून को मैं भोरी से वापस आया। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा पल रहा, और ट्रेनिंग काफ़ी इन्जॉय की, और साथ ही साथ वहाँ पे जो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी उसमें मैं काफ़ी एक्टिव रहता था, और रनिंग मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे अभी भी याद आती है। जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं ट्रेनिंग में भी पढ़ता था। हाँ सर, बिल्कुल। तो कैसे टाइम, मैंने सुना है कि पुलिस ट्रेनिंग में तो इतना टाइम नहीं मिलता, और थक भी बहुत जाते हैं। जी। उस परिस्थितियों में कैसे टाइम निकाल देते हैं आप? सर, 21 का मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 21 MPPSC 2021 का रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक, और रिज़ल्ट पेंडिंग था, और 22 और 23 का मैं मेंस दे चुका था, और उसी बीच बाकी एक एग्ज़ाम था 2024 का प्री। पर जब तक मेरे जीवन में एक ही मेरा समर्पण रहा है कि जब तक मैं जो लक्ष्य प्राप्त जो चाहता हूँ वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने पूर्ण समर्पण और पूर्ण त्याग के साथ पढ़ाई करता हूँ। तो भूरी का जैसा आप शेड्यूल देखते हैं किसी भी पुलिस अकादमी का, तो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरा व्यस्त शेड्यूल रहता है, जिसमें आधा फिजिकल एक्टिविटी रहती है और इंडोर क्लासेस भी रहती हैं काफ़ी लंबी। उस बीच भी मैं लंच, यदि आधे घंटे 1 घंटे का हुआ तो मैं लंच जल्दी करके आधे घंटे पढ़ लिया करता था। ग्राउंड पे समय मिलता था तो मैं अपने साथ कुछ पेजेस ले जाया करता था, उन पेजेस से मैं पढ़ लिया करता था। साथ ही साथ जब 8 बजे जब छूट जाया करते थे हम, तो फिर उसके बाद में 3-4 घंटे पढ़ लिया करता था, और रात को जल्दी सो करके सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, ताकि 2-3 घंटे वहाँ पर भी। तो भूरी जैसे प्लेस पर जहाँ पर काफ़ी टफ होता है पढ़ना, तब भी मैंने 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। लेकिन जो साथ वाले होते होंगे, हो सकता है कि आपका मजाक भी उड़ाया करते हैं, अरे आप क्या करेंगे पढ़ के। सर, जब किसी भी ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो जो अधिकांश प्रशिक्षु रहते हैं तो वो मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं, सब एंजॉय करते हैं, गपशप मारते हैं, सब कुछ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पर मैं उन सब में इन्वॉल्व ना होकर पढ़ाई कर रहा था, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए एक वो चुनौतीपूर्ण तो था। मुझे भी अंदर से लगता था कि मुझे भी जाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। पर फिर मुझे लगा कि मेरे करियर में जो मैंने सपना देखा है वो यदि मैं पूरा नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा परेशान करेगा जीवन भर। और जो तात्कालिक रूप से जो चुनौतियाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। और ट्रेनिंग में भी अधिकांश लोगों ने मेरा सपोर्ट किया कि आप पढ़ रहे हो। जो मेरे सहपाठी थे उन्होंने सहयोग किया कि हाँ तुम आगे पढ़ाई करो, और जो भी हेल्प लगे तो उन्होंने की मेरी। इंदौर कब जाना हुआ था आपका, और इंदौर में आपने क्या देखा? आपको क्या लगा कि इंदौर में कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बेहतर लगी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि स्टूडेंट को उन चीज़ों से बचना चाहिए? सर, इंदौर मेरा 12th 2015 में हुआ, उसी के पश्चात मैं ग्रेजुएशन के लिए इंदौर चला गया था। और इंदौर जाने के बाद और अभी इतना अनुभव होने के बाद जो लगा मुझे कि
कई बार जो अच्छी चीज़ें होती हैं कि एक अच्छा माहौल मिल जाता है पढ़ाई का, और अच्छा कंटेंट मिल जाता है, और कुछ मामलों में अच्छा ग्रुप भी बन जाता है पढ़ाई के लिए। पर कुछ चुनौतियां भी होती है, कई बार हम बोलते हैं कि शहर की हवा लग गई, तो उन चीज़ों से बचना रहता है। साथ ही साथ मल्टीपल गाइडेंस मिलता है, उसमें से आपको 1 या 2 का चयन करना होता है कि ये सबसे अच्छा है। उन चयन में यदि आपकी गड़बड़ी हो गई तो आप अपने करियर को गलत दिशा में लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ और भी सारी चुनौतियां हैं कि कई दोस्ती यारी कई बार गलत दिशा में चली जाती है तो करियर को ख़राब कर सकती है। तो वो भी सावधानी एक छात्र को रखनी होती है। इंदौर में जाके आपने कितने दोस्त बनाए? सर, इंदौर में क्लोजली तो 3-4 ही दोस्त थे, बाकी से भी जितने समय के अकॉर्डिंग और आवश्यकता के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कोऑपरेट किया करते थे, पर बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाई, उतनी ही जितनी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हो सके। आपने पीएससी की जो तैयारी की थी, कब से तैयारी शुरू की थी? जी, कॉलेज से या फिर कॉलेज होने के बाद या बीच से? जब मैं इंदौर गया था तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में गया था, तो फिर मैंने घर वालों को ये कहकर गया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत पश्चात मेरी जॉब लग जाएगी। तो इसीलिए मैं जब कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, उसके कुछ समय बाद ही मैं धीरे धीरे सिविल सेवा की तैयारी करने की ओर उन्मुख हो गया था। तो कॉलेज के दौरान ही मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट ईयर में? हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट ईयर से ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं स्टार्ट करते गया। कोचिंग की थी शुरुआत में या फिर कंटेंट को इकट्ठा करके पढ़ना शुरू किया था? पहले मेरे सीनियर ललित सोनी के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई की, और फिर कुछ मार्गदर्शन मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित होते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके अंतर्गत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जी, शुरुआत में रहता है ना कि हम शुरुआती जो टाइम रहता है वो बहुत भटकाव वाला रहता है। हमें ऐसा लगता है हमें बहुत सटीक चीज़ें मिल जाए, इसके नोट्स मिल जाए, उसकी कॉपी मिल जाए, एक किताब मिल जाए। हाँ। यदि कोई सिलेक्ट हो जाता है तो इससे भी मेरा मिलना हो जाए। आपकी भी कई इच्छाएं होती हैं, काश मैं भी इस डिप्टी कलेक्टर से मिलूं और इसके नोट्स में देख पाऊँ। बिल्कुल सर, ऐसी इच्छा रहती थी। जिस समय मेरे सीनियर मुझे मार्गदर्शित कर रहे थे, ललित भैया, उस समय वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, पर मुझे ये पता था कि वो सही डायरेक्शन में है जो भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक तौर पे मुझे एनसीईआरटी से स्टार्ट करवाया, फिर रेफरेंस बुक बताई कि ये व्यवस्थित रूप से पढ़िए आप, नोट्स कैसे बनाते हैं, व्यवस्थित रूप से मेरे नोट्स बनवाए, उन्हें चेक किया करते थे, और फिर उन्होंने कैसे आंसर राइटिंग की जानी चाहिए, कैसे उनमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो सब कुछ मुझे मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता गया। तो ये सफलता प्राप्त करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई। शुरुआत में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं जब तैयारी करते हैं? काफ़ी प्रश्न भी रहते हैं बच्चों के मन में। आप भी एक स्टूडेंट थे, आपके मन में भी काफ़ी प्रश्न रहते होंगे। जी। आप अपने सीनियर से भी डिस्कशन कर लेते होंगे। वो जो प्रश्न है जो प्रारंभिक दौर में आपके मन में आए, तो काफ़ी बच्चों के भी मन में आते हैं जी। और आप लगातार 3 बार चयनित हुए, तो आपको एक काफ़ी अच्छा अनुभव है। सर, प्रारंभिक तौर पर कई सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के पास, जैसे किस बुक से पढ़ना है, क्या नोट से पढ़ना चाहिए या रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और फिर क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे डाउट्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो विद्यार्थी स्टार्ट करता है और उसके पास पर्याप्त टाइम है, तो मुझे लगता है कि बेस उसका एनसीईआरटी वो रख सकते हैं, साथ ही साथ रेफरेंस बुक से वो पढ़ें और नोट डाउन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, फिर उनके ये सिलेबस देखें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें कि पीएससी क्या पूछना चाहता है, क्या पूछता है और आपसे क्या उम्मीद रखता है, क्या तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके नोट्स बनाने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग यदि अप्रोच बनाते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। मैं भी हर बार जो स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। जी। कि मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जो पीएससी पिछले प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं वो किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। जी सर। तो काफ़ी बच्चों को सिलेबस ढूंढने में वो टाइम लगता है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमने एक सिलेक्शन तक एप्लीकेशन बनाया है जी। उस पर ऐसी चीज़ें डाली हैं जो बच्चों के लिए एक साथ सारी चीज़ें पीएससी की मिल जाए। अब जैसे कोई देखना चाहे कि आपके कितने नंबर थे मेंस में या इंटरव्यू में, तो वो जैसे सिलेक्शन तक के एप्लीकेशन पर जाएगा, एमपीपीएससी के रिजल्ट पर क्लिक करेगा तो उसको आपकी 2 लिस्टें मिलेगी वहाँ पे। एक मार्क्स लिस्ट मिलेगी, उसमें आपके नंबर देख सकता है, एक पोस्ट लिस्ट मिलेगी, कौन कौन डिप्टी कलेक्टर बना है, कौन डीएसपी बना है। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये बच्चों के काफ़ी प्रश्न थे तो वो देखकर वो भी चीज़ें डाली हैं। एक और था कि सिलेक्टेड लोग लिखते कैसे थे,
जी तो उनकी कॉपियां मैंने सिलेक्शन तक के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखी हैं जी कि आप उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस हर एक स्टूडेंट को तो नहीं मिल सकता। जी हो सकता है किसी के परिचित के लोग सिलेक्ट हैं तो उसको मिल जाता है, लेकिन हर एक के परिचित के नहीं हो सकते, हर एक के परिचित और हर एक सिलेक्टेड व्यक्ति इतने लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर सकता। कनेक्ट भी नहीं, वो एक ही माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। तो काफ़ी लोगों के इस टाइप से मेरे पास जैसे कॉपी और नोट्स भी रहे कि इनने कैसे नोट्स बनाए, तो मैंने डाली भी। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है सिलेक्शन के बाद भी कि हाँ उन चीज़ों से हमें हेल्प भी मिली। जी तो यदि आप भी देखना चाहें किसी का रिजल्ट, टॉपर की कॉपी या सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सिलेक्शन तक का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। जी हो सकता है आपकी तैयारी में मदद कर सके। और लोकेश जी की भी हो सकता है कुछ कॉपियाँ होंगी तो वो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा यदि मुझे मिली तो, और एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं। सर टेलीग्राम पे जो आपने कुछ टॉपर्स की कॉपियाँ पहले सेंड की थी वो मैंने देखी थी, जो मेरे 21-22 के मेंस में मेरी हेल्प उससे मुझे हेल्प मिली थी, तो वो कॉपियाँ मैंने देखी थी आपके। तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पे क्या है कि और भी कंटेंट डालते रहे तो वो चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाती, बिल्कुल इसलिए मैंने इस व्यवस्थित करने के लिए कंटेंट को एप्लीकेशन बनवाया। बिल्कुल तो एप्लीकेशन में क्या है कि व्यक्ति जाएगा कि टॉपर्स की कॉपी क्लिक किया तो वहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने कॉपी डाली 6 महीने हो गए और वो कहाँ ढूंढेगा पूरे टेलीग्राम में, जी तो मैंने कहा एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा, अब किसकी कॉपी देखना है वो क्लिक करे स्पेसिफिक, बिल्कुल आपका नाम फोटो रहेगा कि वहाँ पे क्लिक किया एक कॉपी मिल गई, दूसरे का किस डिप्टी कलेक्टर का, तो एक साथ मिल जाती है। सर अब उसे देखना है कि 2020 का रिजल्ट, 21 का रिजल्ट, 22 का रिजल्ट, कौन डिप्टी कलेक्टर बना, किस टॉपर के कितने मार्क्स थे, बिल्कुल उस हिसाब से हम तैयारी करें, कितने में कौन सी पोस्ट मिलेगी, सही तो वो सारी चीज़ें क्या है कि हमने वहाँ पे डाल रखी है। सर ये बहुत अच्छा है जो आपने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि कई बार टॉपर कैसे लिखते हैं और हमें कैसे लिखना चाहिए तो कन्फ्यूज़न होता है। यदि टॉपर की कॉपियाँ हमें देखने को मिलती है तो हम एक तरीके से हमको पता चलता है कि इंट्रो कैसे लिखना चाहिए, हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हम कंक्लूज़न किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सारी जानकारी इससे जो टॉपर्स की कॉपी है उनसे हमें हेल्प मिलती है। सिलेक्शन तक आप कब से देख रहे हैं? सिलेक्शन तक मैं कोविड के पश्चात से देख रहा हूँ। मैं कुछ टॉपर्स के वीडियो देखे तो कई बार डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं उन वीडियो को देख लिया करता था और मोटिवेट हो जाया करता था कि तब ये सिलेक्ट हो सकते हैं इन परिस्थितियों में, तो मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकता और मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसा प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं जो कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। तो मुझे लगता है कि जो आपका इनिशिएटिव है बहुत सराहनीय है। और विद्यार्थियों के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तत्परता, पूरे समर्पण और पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें, और डेडिकेशन आपका जितना अधिक रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और यदि आप उचित मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो खुद से लिपटी बेड़ियाँ समझ ले उनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघाल के बना इनको शस्त्र तू। जब आपके पास चुनौतियां आती हैं तो वो एक तरीके से आपके लिए बेड़ियों का काम करती है, पर उन्हीं को आपको शस्त्र के रूप में यानी कि मोटिवेशन के रूप में आपको बनाना पड़ेगा कि यदि इन चुनौतियां आई हैं आपके पास तो चुनौतियां उन्हीं के पास आती हैं जो उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तो यदि आप उस माइंडसेट से आप यदि उन चुनौतियों से संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की कितनी भूमिका रहती है और उसे किस टाइप से शुरुआत करना चाहिए उसके? सर मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंसर राइटिंग की ही रहती है, और मुझे लगता है कि स्टार्ट उससे जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं उनको देखें और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर राइटिंग करें। उदाहरण के लिए आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं और टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, तो उसे पूरा पढ़ लीजिए और ये देखिए कि पिछले सालों में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप उसे बुक से देखकर लिख सकते हैं प्रारंभिक स्टेज पे, और धीरे धीरे फिर आप बिना देख करके लिखना स्टार्ट करें। आपने कहाँ से शुरुआत की थी? सर मैंने सबसे पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा करता था उसको लिखता था, नोट्स बनाता था, फिर उसी को बिना देखे लिखने का प्रयास करता था, ताकि एक जो फ्रेमिंग होती है माइंड में वो पूरी बन जाती थी मेरी, तो फिर मुझे आंसर राइटिंग करना काफ़ी सरल है। एक चीज़ रहती है प्रारंभिक दौर में कंटेंट में सटीकता नहीं आती। हाँ।
क्या ये सच है? और आप कितने कितने सटीक तक पहुंचे थे? कितनी चीज़ें बाद में सुधार किए आपने? सर प्रारंभिक स्टेज पर तो कई सारी चुनौतियां होती हैं कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहता है, कई बार इंट्रो कंक्लूजन उतने प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं होते, कई बार फ्लो चार्ट डायग्राम प्रेजेंटेशन उतने बेहतर नहीं होते। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस का काम रहता है। जो विद्यार्थी आगे मेंस देना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 1.5-2 घंटे डेली लिखना चाहिए, और यदि कोई मेंस नहीं भी दे रहा हो तो कम से कम आधे 1 घंटे उन्हें आंसर राइटिंग करना चाहिए, ताकि उनकी एक पूरी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, कंटेंट कैसा हो, प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो धीरे धीरे प्रयास से वो उस तरीके का मैटर, कंटेंट और प्रेजेंटेशन आ पाता है। आपने जो शुरुआत में पहली बार जब लिखना शुरू किया था, टेस्ट सीरीज दी थी, उस वक्त आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? सर प्रारंभिक स्टेज पे काफ़ी पुअर मेरा रिज़ल्ट रहता था, क्योंकि मेरी स्पीड उतनी बेहतर नहीं थी लिखने के तौर पर, और साथ ही साथ मैं अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाता था। नॉलेज में ठीक था, पर प्रेजेंटेशन मेरा उतना अच्छा नहीं रहता था। तो जो आंसर राइटिंग में बेहतर करते थे, जो उन स्टूडेंटों से मैंने सीखा कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। मेरे सीनियर से मैंने पूछा कि किस तरीके से इंट्रो लिखना चाहिए, कंक्लूजन किस तरीके से होना चाहिए, मेन बॉडी को हम किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर मैंने सीखा और घर पर काफ़ी प्रैक्टिस की। घर पर मैं लगभग 1.5-2 घंटे और एग्ज़ाम के समय 3-3, 4-4 घंटे बहुत अनुशासन के साथ लिखता था। तो उसी कारण मुझे लगता है कि मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि आप जब कोई भी काम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कठिन लगता है। हाँ सेम आंसर राइटिंग कोई भी करता है, सबके लिए एक नया रहता है और चैलेंजिंग रहता है। जी। तो जैसे कि लोकेश जिन्हें 3 बार सेलेक्ट हुए, इनने भी जब शुरुआत की थी वही चुनौतियां जो आपको आ रही इनके पास भी थी, लेकिन उन चुनौतियों से इनने कैसे पार पाए? इनने प्रैक्टिस की, मेहनत की, उसके बाद उस चीज़ को सुधारा बिल्कुल और यहाँ तक आए। तो ऐसा है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें अव्यवस्थित होगी और कुछ गलतियाँ भी होगी, और गलतियों में लगातार सुधार करें और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका भी इसी प्रकार से चयन होगा। जी सर, निश्चित तौर पर। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते आसान हो जाते हैं। कमियों का बहाना मत बनाना, चलने की ठान लो। जो खुद पर एतवार करे वही आसमान को छू ले। संसाधन चाहे कम हो, हिम्मत बड़ी रखो। रास्ते खुद बनते हैं जब इरादे सख्त हों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।